नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर सीरीज रिवीजन जो चल रहा है हमारा, अर्थात जो हमारा करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज का ये जो आपका डे होगा, ये आज आपका डे आपका 5 होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप इसे लेक्चर नंबर 5 भी कह सकते हैं। और ये डे में हमने बांट रखा है तो ये लेक्चर नंबर आज आपका डे होगा। और देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये जो हुआ है हमारा अगस्त 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर का हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा खासा रिवीजन कर रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल होगा, जो यूपीपीएससी का एग्जाम होगा 14 मई के लिए, पीसीएस का। मेनली तो सबसे ज़्यादा इसी के लिए यूजफुल होने वाला है। और उसके बाद में जो भी आपके एग्जाम हैं, जो यूपीपीएससी के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए यूजफुल होगा। जैसे आरओ का है, एआरओ का है, बीओ का भी लगा हुआ है, जीआईसी का भी लगा हुआ है। तो जितने भी एग्जाम में पूछा जाएगा करंट अफेयर, वो सभी के लिए यूजफुल यहाँ पर ये होने वाला है। लेकिन मेन फोकस हमारा पीसीएस पर ही है, 14 मई के एग्जाम पर ही मेन फोकस हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो देखो इसका स्रोत क्या होगा, स्रोत है इसका जो भारत सरकार के ही स्रोत होते हैं, जैसे संसद टीवी, पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये इसके स्रोत होंगे। और देखो लेक्चर नंबर 4 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और हम वहां पर 30-30 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आज अपने 120 सवाल से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 120 सवाल आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखना, क्योंकि जब हम किसी चीज को क्रम से करते हैं तभी उसमें आगे के लिए हमें बढ़त मिलती है। तो इसलिए क्रम से चलने का प्रयास करना। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट शटडाउन, कितनी बार इंटरनेट शटडाउन भारत में हुआ, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, कारण क्या है इंटरनेट शटडाउन का। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो उसी में क्या हुआ, वहां भी काफी दिनों तक इंटरनेट शटडाउन रहा, अर्थात वहां पर इंटरनेट बंद हो चुका था। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा इंटरनेट किस देश में हुआ है, या सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है। देखो 2016 से 2018 के बीच में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है वो 154 बार हुआ है। कहाँ, भारत में। मतलब 2016 से 2018 के बीच में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन भारत में हुआ है, 154 बार। और इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में 18 बार शटडाउन हुआ है इंटरनेट। तो देखो ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, इंटरनेट शटडाउन की जो रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, अर्थात यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में OHCHR, ने यह रिपोर्ट जारी की है। और भारत में यदि देखें, ये तो भारत में 154 बार हुआ, कंप्लीट भारत में। लेकिन यदि हम वैसे देखें राज्य वाई, तो भारत में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद में दूसरा स्थान राजस्थान का आता है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश अपना। तो इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में या इन राज्यों में हुआ है। तो विश्व में सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन कहाँ हुआ था, तो विश्व में यदि देखा जाए तो सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन इजिप्ट में हुआ था। और भारत में शटडाउन होने से एक साल में, अब आप खुद देखो कि कितना घाटा आता है, 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अर्थात भारत में शटडाउन होने से यदि एक साल में आपको 6,000 करोड़ रुपए का घाटा आता है। इसका मतलब क्या है कि देखो, सरकार की मजबूरी बन जाती है कभी कभी इंटरनेट शटडाउन करने के लिए। तो कुछ कारण बन जाते हैं, जैसा आपने खुद भी देखा कि यदि आप जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन ना करते तो कैसी स्थिति बनती वहां पर। तो इसी वजह से कहीं कहीं सिचुएशन इस तरह की बन जाती है। नेक्स्ट है चाइना इंटरवेंशन ऑफ HOA। HOA का मतलब होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखो क्या है कारण, क्या है इंटरवेंशन, क्या है, देखो चाइना हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग इस तरह के कार्य करता रहता है। और यह भी ध्यान रखना कि अफ्रीका महाद्वीप में यदि किसी का देश का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो चाइना का ही है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप कैसा है? एक पिछड़ा हुआ देश, पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। उनके पास ना तो टेक्नोलॉजी है, पहली बात तो टेक्नोलॉजी की तो बात छोड़ो, उनके पास तो खाने के लिए किसी किसी देश में भोजन तक नहीं मिलता। वो आपने देखा होगा कि अक्सर न्यूज में रहता है कि वहाँ के लोग मिट्टी की रोटियां खाते हैं। तो बड़ी भुखमरी है वहां पर। तो इसी वजह से क्या है कि अक्सर चाइना का इंटरवेंशन वहां पर होता रहता है। अब देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन से हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। यार देखो, ये है ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। इसी अफ्रीका महाद्वीप में ये जो है, ये जो हॉर्न का मतलब क्या होता है, सिंह। तो ये जो सिंह की तरह निकला हुआ है ये वाला, ये भारत भी तो इसी का ही अंग था, भारत भी तो यहीं से टूट कर अलग हुआ है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इरिटेरिया, यहाँ है इथियोपिया,
ये है आपका सोमालिया और ये है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जिबूती। तो इसमें चाइना का इंटरवेंशन सबसे ज्यादा है इस क्षेत्र में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अक्सर कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये ध्यान रखना है। अब देखो, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देश सोमालिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है और इथियोपिया है। तो इस क्षेत्र में चाइना क्या करना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सबको सबको क्या, जितने भी ज्यादातर हो सकता है सबको अपने टैप ट्रैप में फंसाने का प्रयास करता है। जैसे उसने श्रीलंका को फंसाया, जैसे उसने पाकिस्तान को फंसाया, उनकी हालत आप देख सकते हैं वर्तमान में कैसी है। तो वही यहाँ पर भी क्या है कि अपने ऋण जाल में फंसाने का यहाँ पर कार्य करता है वो। अब 2021 में इसमें 4 प्रावधान लाए गए थे इस तरह के। देखो यहाँ पर क्या था, एक तो डकार एक्शन प्लान लाया गया, और चीन अफ्रीका में कॉरपोरेशन विजन 2035 रखा गया, और सिनो अफ्रीकन डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज लाया गया, और डिक्लेरेशन ऑफ द एट मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस लाई गई यहाँ पर। इसके तहत इसी में ही, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इन्वेस्ट करने के लिए इस तरह के यहाँ पर डिक्लेरेशन लाए गए थे। तो चीन की 14 बिलियन की उधारी इथियोपिया पे चल रही है। अब आप खुद सोचो, इथियोपिया पर कितना उधार, कितना ऋण ले रखा है, 14 बिलियन का। और 15.7 मिलियन की सहायता इरिट्रिया को दी जाएगी इसी के तहत। और जीबीतू में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो आपका ये जो आपका जिबूती वाला क्षेत्र, अब देखो यहाँ ये क्या है, ये है आपका यहाँ पर लाल सागर। ये जो क्षेत्र है ये लाल सागर का क्षेत्र है। इसी वजह से देखो सबसे ज्यादा है विश्व में, यदि सबसे ज्यादा विस्तार व्यापार होता है तो इसी लाल सागर के तहत। अर्थात ये लाल सागर, इधर आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो स्वेज नहर, और स्वेज नहर के आगे भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाते हैं। और भूमध्य सागर को क्रॉस करने के बाद में आप कहाँ आएंगे, आप आ जाएंगे अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ से व्यापार करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसी वजह से ये यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहता है जिबूती में, ताकि सब पर यहाँ पर क्या अच्छे से निगरानी रखी जा सके। तो इसी वजह से यहाँ पर जिबूती में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो नीति आयोग के द्वारा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा कुछ रिपोर्टें जारी हुई हैं। जैसे देखो, इन दोनों ने मिलकर टेक होम राशन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अर्थात ये ध्यान रखना कि टेक होम राशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोनों के द्वारा। कभी वहां पर देखो ऑप्शन में ऐसे ही मिल सकता है कि नीति आयोग, फिर आप देखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और फिर उपर्युक्त दोनों। नीति आयोग पर ही आपको ध्यान आकर्षित नहीं करना, आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पर भी ध्यान रखना है कि किस किसने मिलकर जारी किए। तो दोनों ने जारी किए हैं ये मिलकर। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में लॉन्च की गई थी। देखो इसका मतलब क्या है कि जिसे हम बोलते हैं ICDS, शॉर्ट में बोलेंगे ICDS। तो ज्यादातर इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है और आपको फुल फॉर्म तो याद रखनी है। तो ICDS का मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, 1975 में लॉन्च की गई। यह जच्चा और बच्चा से संबंधित स्कीम। इस स्कीम को आंगनवाड़ी के संबद्ध कर दिया गया है वर्तमान में। अर्थात इस स्कीम का, जो स्कीम को देखती है, कौन देखती है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस स्कीम को देखती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में रोम में लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया, तो रोम। और कब, 1961 में। और इसी कारण देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कारण ही क्या हुआ है कि इसे 2020 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो ये पहली ऐसी संस्था थी जिसे पहली बार किसी संस्था को नोबेल प्राइज मिला हो। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत भारत में कब की गई थी, 2013 में। तो ये जो आपको मैं इतना सारा डेटा फैक्ट बताता हूँ, ये कभी कभी मैचिंग के लिए पूछता है आपसे, कभी कभी क्या अक्सर मैचिंग के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आप इन पर अपना ध्यान रखना, क्योंकि जो प्री होगा आपका, प्री में ज्यादा से ज्यादा आपके फैक्ट ही पूछे जाते हैं। कम से भी कम मान लेना 60 से 70% आपको फैक्ट ही पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका 30% में आपको देख लेगा मिलेगा, या 30 से 40% कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि फैक्टों की भरमार ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, पीएम पोषण अभियान की शुरुआत 2021 में की गई थी, अर्थात सितंबर 2021 में। और हम पोषण माह भी कब मनाते हैं, पोषण माह भी हम सितंबर के महीने में ही मनाते हैं। पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है। और थीम क्या थी, थीम देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो ध्यान रखना है कि पोषण माह की, जो सितंबर माह में मनाया जाता है पोषण माह, उसकी थीम क्या थी, तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो देखो, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1। तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में। इसमें क्या है, देखो इसमें अपने ही राज्यों को कुछ क्षेत्रों में बांट दिया गया है। जैसे बड़े राज्यों की सूची में, और फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में। तो अलग अलग क्षेत्रों में हमने इनको बांट दिया। जैसे आप देखेंगे कि बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है, वो गुजरात को मिला है। किसमें,
नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है ऊर्जा सूचकांक। नीति आयोग और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मिलकर दोनों के द्वारा मिलकर राज्य ऊर्जा सूचकांक जो जारी किया गया है, इस राज्य ऊर्जा सूचकांक में यदि पहला स्थान मिला है किसी को, तो वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने। इस सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ का रहा और दिल्ली का रहा। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो कोई नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी। मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर है। ने नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड वन जारी किया है। तो ये ध्यान रखना, देखो जब ये सूचकांक जारी किया गया था ना, तो जब ये सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष नहीं थे, जब राजीव कुमार थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर, कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन वर्तमान में मैं वर्तमान डेटा को ही लेकर आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। यह सूचकांक 6 मापदंडों पर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को रैंकिंग करता है। कौन कौन से? जैसे डिस्कॉम का कार्य प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच और किफायती विश्वसनीयता होनी चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा पहल होनी चाहिए, पर्यावरण स्थिरता होनी चाहिए और नए प्रयास होने चाहिए। अर्थात ये कह लो कि न्यू इन्वेंशन भी होना चाहिए, नई नई खोजें भी आपके सामने यहाँ पर होनी चाहिए। इन मापदंडों को आगे 27 संकेतों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात किया जाता है। तो ये जो आपको जो 6 मापदंड दिख रहे हैं, इनके भी पार्ट्स बन जाते हैं और ये कितने में हो जाते हैं जाकर? 27 में। इतना ध्यान नहीं रखना, केवल 6 मापदंडों को जरूर ध्यान रखना आपको। और कौन टॉप पर बैठा है इसमें? तो समग्र ईसीईआईडी राउंड की वस्ट में स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में बांटा गया। देखो, एक तो होते हैं फ्रंट रन, एक होता है अचीवर्स और तीसरा होता है एस्पायरेंट्स। तो फ्रंट रनर में कौन है, अचीवर्स में कौन है, एस्पायरेंट्स में कौन है, किसको इसको वर्गीकृत किया गया? जैसे बड़े राज्यों में दूसरा स्थान किसका है? केरल का। पहला हमने देखा गुजरात का था और दूसरा स्थान किसका है? केरल का। तीसरा स्थान पंजाब को मिला है। यदि आप छोटे राज्यों में स्थान देखेंगे तो छोटे राज्यों में पहला स्थान मिला है गोवा को, दूसरा स्थान मिला है त्रिपुरा को और तीसरा स्थान मिला है मणिपुर को। तो ये मैंने आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। इन्होंने किसका स्थान लिया? राजीव कुमार का स्थान लिया। और राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। तो इसका मतलब पहले कौन थे? तो पहले थे अरविंद पनगड़िया साहब। नेक्स्ट। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक का दूसरा संस्करण भी जारी किया गया और सूचकांक में पहला स्थान गुजरात को, दूसरा रहा महाराष्ट्र का स्थान दूसरा रहा और कर्नाटक का स्थान तीसरा। देखो, ये जो नीति आयोग के सारे जितने भी सूचकांक है, वो सारे जितने भी हैं, वो मैंने यहीं पर ही आपको रखने का यहाँ पर प्रयास किया। तो नीति आयोग का जो तत्परता सूचकांक है, ये आपका तत्परता सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला? गुजरात को, दूसरा महाराष्ट्र को और तीसरा आपको मिला है कर्नाटक। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को मंजूरी भी दी है। कैसे दी है? देखो, मार्च 2023 में इसकी की जाएगी। इसकी जो स्थापना है, वो मंजूरी को पूरी तरीके से परमिशन कब दी जाएगी? मार्च 2023 में। तो अटल इनोवेशन मिशन भारत में एक उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र, नवाचार संस्कृति बनाने पर काम करेगा। और नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की गई थी 2015 में। नीति आयोग ने एम प्राइम का मतलब होता है प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्ले बुक लॉन्च की। अर्थात अब देखो, नीति आयोग ने एम प्राइम प्ले बुक लॉन्च, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये भी पूछ सकता है कि एम प्राइम प्ले बुक लॉन्च, एम प्राइम प्ले बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो नीति आयोग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए 12 माह की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से प्रारंभिक चरण के विज्ञान आधारित और गहन प्रौद्योगिकी विचारों को बाजार से बढ़ावा देना है। अर्थात बाजार में बढ़ावा देना है इनको सबसे ज्यादा। अब देखो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी देख लेते हैं नीति आयोग का कि क्या हुआ। तो नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन का मतलब ये है कि कौन अच्छे अच्छे काम कर रहा है, कौन अच्छे अच्छे आविष्कार कर रहा है, इनोवेटिव आविष्कार कर रहा है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें देखो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो शीर्ष श्रेणी है, अर्थात राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान जो हासिल करा है इनोवेशन के मामले में, वो कर्नाटक है। पहाड़ी राज्यों में देखें तो वो मणिपुर है और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो पहला स्थान जो मिलता है वो आपको चंडीगढ़ का देखने को मिलता है। इसी में यदि हम देखें बड़े राज्यों में ही, तो दूसरा स्थान तेलंगाना का मिलेगा, तीसरा हरियाणा का रहा। और यह सूचकांक नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखना, नीति आयोग के साथ सहयोगी कौन होता है? तो प्रतिस्पर्धात्मक सहयोगी होता है यहाँ पर। अब नीति आयोग द्वारा एक पोर्टल भी जारी किया गया है, ई अमृत मोबाइल पोर्टल। तो ई अमृत मोबाइल पोर्टल इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने भारतीय नागरिकों के बीच ई मोबिलिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब देखो, नीति आयोग तो हम कर रहे हैं, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है आपको। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी।
इसके खंडरों पर हुई थी पहले, इससे पहले चलता था योजना आयोग। योजना आयोग और प्लस चलता था राष्ट्रीय विकास परिषद। इन दोनों को मर्ज कराकर, इन दोनों के ही खंडरों पर इस नीति आयोग का निर्माण किया गया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या कहती है? तो देखो किसके द्वारा जारी की जाती है, इसमें रैंकिंग सबसे अच्छा काम किसने किया है, किसने नहीं किया, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे वो इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसे अर्थात ध्यान रखना नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो देखो इसमें तीन कैटेगरी होती हैं, टॉप अचीवर्स की, अचीवर्स की और एस्पायरेंट्स की। अब इसमें क्या क्या होता है देखो, यदि कहे कि इन डूइंग बिजनेस, अर्थात कहने का मतलब यह है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का मतलब यह है कि कहाँ भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आसानी से व्यापार किया जा सकता है। तो यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उद्देश्य होता है। अब इसमें सबसे टॉप पर कौन बैठा है? टॉप अचीवर्स में आंध्र प्रदेश है, दूसरा स्थान गुजरात का आता है, तीसरा हरियाणा का आता है और चौथा आपका कर्नाटक का आता है। अचीवर्स की श्रेणी में, अचीवर्स की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। यदि आप देखेंगे एस्पायरर्स की श्रेणी में जो आएंगे आपके गोवा, असम, केरल और राजस्थान आते हैं। तो देखो क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो जरूर ध्यान रखना कि किस किस आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। देखो कंस्ट्रक्शन परमिट कैसा है वहाँ पर, कितनी आसानी से कंस्ट्रक्शन परमिट मिल जाता है। लेबर रूल रेगुलेशन कैसे हैं वहाँ पर, अर्थात जो श्रमिक होंगे उनके लिए नियम किस तरीके से बने हुए हैं। एनवायरमेंटल रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का कितना अच्छा एक्सेस है। लैंड अवेलेबिलिटी, अर्थात भूमि की उपलब्धता कैसी है वहाँ पर। और सिंगल विंडो सिस्टम है, अर्थात कहने का मतलब ये है, सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि परमिट मिल लेना है, लेबर रेगुलेशन होना है, इन्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन होना है, इंफॉर्मेशन देनी है, लैंड की भूमि की उपलब्धता होनी है। तो ये क्या सारे काम एक जगह ही हो जाते हैं। ये यहाँ पर इस तरह का काम जो कर रहा है वो सबसे ज्यादा आप देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, इस तरह का सबसे काम में आगे है। अब बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2015 में लाया गया था, तो ये भी पूछ सकता है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसे आप ब्रैप बोलते हैं, BRAP, ब्रैप 2015 में लाया गया था। बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो का कार्य क्या होता है, क्या काम है, कैसे करता है? तो देखो जितने भी आपके मैनेजर वगैरह की नियुक्ति या चेयरपर्सन की नियुक्ति होती है, उसकी सिफारिश कौन करता है बैंकों में? जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनकी सिफारिश यही करता है, अर्थात इसी के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है इन लोगों की। जैसे जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इसके लिए कौन सी समिति बनी थी? तो ये ध्यान रखना है कि नायक समिति। तो ध्यान रखना है कि वो पूछ सकता है कि नायक समिति का संबंध किससे था, वित्त विभाग से, बैंकिंग से, या फिर ट्राई से, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है वहां पर। तो नायक समिति का संबंध सीधा सीधा बैंकों से है या बैंक बोर्ड ब्यूरो से है। और इसके जो पहले चेयरपर्सन बने थे वो विनोद राय बने थे, इसके बैंक बोर्ड ब्यूरो के, जब 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह इंद्रधनुष प्लान का पार्ट है। इंद्रधनुष प्लान लाया गया था तो उसका ही ये पार्ट है। यह पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरपर्सन की नियुक्ति की सिफारिश करता है, ये ध्यान रखना है। शायद कहने का मतलब नियुक्ति कौन करवाता है? जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक कैसे? जो सरकारी बैंक होते हैं, सरकारी बैंक जैसे आप देखेंगे SBI, PNB, ये सब कैसे बैंक है? ये सब आपके सरकारी ही बैंक होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरपर्सन की नियुक्ति की सिफारिश करता है। और इसके स्थान पर अब देखो जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था इसको बदल दिया गया, अब इसका एक नया नाम दे दिया गया, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो अपॉइंट। तो ये ध्यान रखना है आपको कि वर्तमान में अब इसे क्या कहते हैं, पहले इसे क्या कहते थे। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो को ही हम फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो अपॉइंट कहते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021। स्टार्टअप, स्टार्टअप का मतलब होता है जो व्यापार होते हैं, जो कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, स्टार्ट छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं उन्हीं को ही हम स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के तहत रखे थे। तो इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में सबसे या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया है वो किसने किया है? गुजरात है, कर्नाटक। अब देखो नीति आयोग द्वारा भी बहुत सारी रिपोर्ट जारी की गई है, अलग अलग क्षेत्रों से भी बहुत सारी रिपोर्ट जारी की गई। तो ये एक तरीके से ये मान लेना कि खिचड़ी से पक जाती है, कि कन्फ्यूजन बना रह जाता है। तो ये थोड़ा सा यदि आप ध्यान रखेंगे इस चीज का तो आप इसमें मार नहीं खाने के। अब ये देखो कन्फ्यूजन किससे दूर होगा? कन्फ्यूजन दूर होगा आपका रिवीजन से। केवल एकमात्र आपके पास हथियार है रिवीजन का, तो जितना हो सकता है रिवीजन करना, क्योंकि टाइम तो कोई बचा ही नहीं है। 14 मई का पेपर है, तो एक महीना भी आपके पास अब नहीं है। नेक्स्ट है शीर्ष राज्य केरल और महाराष्ट्र है। अर्थात कहने का मतलब है यह है, देखो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो किसने किया है? गुजरात ने और कर्नाटक ने। लेकिन शीर्ष टॉप पर कौन बने हुए हैं? टॉप पर बना हुआ है केरल और महाराष्ट्र। पहले नंबर पर केरल है आपका, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। लीडर श्रेणी में जो लीडर की श्रेणी निभाते हैं या लीडर के
भूमिका निभाते हैं वो उसमें असम और पंजाब पहला स्थान पर इन्होंने हासिल किया है। और इसे पहली बार कब जारी किया गया था, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग को 2018 में जारी किया गया था। नेक्स्ट है FSSAI का चौथा राष्ट्रीय खाद्य सूचकांक। अब देखो FSSAI क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, FSSAI कब स्थापना हुई थी, तो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस सूचकांक में देखो क्या क्या सूचकांक में क्या क्या बताता है, चौथा राष्ट्रीय सूचकांक जारी हुआ है। तो बड़े राज्यों की सूची में इसमें क्या हुआ, तमिलनाडु को पहला स्थान मिला, गुजरात को दूसरा स्थान मिला, महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला। तो ये ध्यान रखना है। तो इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में पहला स्थान तमिलनाडु को, दूसरा गुजरात और तीसरा महाराष्ट्र को मिला। छोटे राज्यों में देखें तो छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा को, मणिपुर को, सिक्किम इसमें पहले स्थान पर है। और इसे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया जी, इन्होंने इसको जारी किया है। FSSAI का चौथा राष्ट्रीय खाद्य सूचकांक मनसुख मांडविया द्वारा जारी किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2018। तो स्टार्टअप इनोवेशन की भी शुरुआत कब हुई थी, 2018 में। FSSAI की भी शुरुआत कब हुई, 2018 में। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जून को मनाया जाता है। तो को डेट दिवस जरूर ध्यान रखने, हाँ, इसी वजह से मैं अक्सर आपको दिवस जहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ यहाँ से इंपोर्टेंट होंगे वो आपको मैंने अक्सर बताकर ही चला हूँ। तो 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर तैयार किया जाता है। कौन कौन से, एक तो मानव संसाधन, दूसरा संस्थागत डेटा की अनुमति, तीसरा खाद्य परीक्षण, और आप देखेंगे अगला बुनियादी ढांचा एवं निगरानी परीक्षण या परीक्षण निर्माण करना। तो ये यहाँ पर इसके 5 मापदंड होंगे। किस मापदंडों पर, अर्थात कहने का मतलब ये है जो FSSAI खाद्य सूचकांक जो जारी करता है उसका मापदंड क्या है, ये उसके 5 मापदंड होंगे। NFSA का मतलब होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग सूचकांक 2022। तो NFSA के द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है सिक्योरिटी को लेकर या फूड सिक्योरिटी को लेकर, उसमें देखो कौन कौन पहले स्थान पर, जैसे देखो इसमें भी आप देखेंगे तो सामान्य श्रेणी में आप देखें तो सामान्य श्रेणी में प्रथम स्थान जो है उसमें उड़ीसा का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, और तीसरा स्थान देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश का स्थान आएगा। और पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान त्रिपुरा को मिला, दूसरा हिमाचल प्रदेश को, और तीसरा जो मिला है वो सिक्किम को यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अधिनियम लाया गया था कब, 2013 में, और 2013 में इसकी स्थापना हुई कब, 5 जुलाई 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। NFSA की गई थी। इसे उड़ीसा में सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद से आंध्र प्रदेश में। इसी वजह से इन्हें क्या है रैंकिंग में टॉप पर रखा गया। तो सबसे अच्छे से NFSA को किसने जारी किया है, किसने लागू किया है अपने यहाँ, तो वो सबसे अच्छे से उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ पर लागू किया है। और नीचे से जो टॉप किया है इस रैंकिंग में वो किया है दिल्ली ने। तो आप खुद सोचो, एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वो नीचे से टॉप कर रहा है, और छत्तीसगढ़ उसके बाद में गोवा आप देखेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, मायोपिया। मायोपिया क्या है, आंख से संबंधित विकार है। क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, पास की वस्तु तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये क्या है, निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु आसानी से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसी में। और देखो न्यूज में क्यों है, क्यों बता रहे हैं, देखो साइंस का भी पार्ट बनता है और न्यूज में भी है। कैसे, क्योंकि जब पास की वस्तु आप देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो उसी को ही मायोपिया कहते हैं या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और देखो विश्व में 2 बिलियन व्यक्ति इसी बीमारी का शिकार हुए हैं, और 2030 तक ये जो डेटा बताता है कि 2030 तक इनकी संख्या जो है वो 3.3 बिलियन हो जाएगी। खुद सोचो कि अब वर्तमान में कितने हैं, 2 बिलियन। अब जो 2030 तक मात्र 7 साल में इनकी जो संख्या हो जाएगी वो 3.3 बिलियन होने वाली है। और ये आमतौर पर बच्चों में पाया जा रहा है। इसकी कमी से रेटिना पर प्रॉपर इमेज नहीं बनती। आप खुद भी देखते होंगे अपने आस पड़ोस में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके आंखों पर चश्मा लग जाता है। कारण क्या है, कारण वही है, मायोपिया। तो कोरोना के समय में यह जो था, ये जो इसकी स्थिति थी वो 80 से 90% तक बढ़ी है। तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा बढ़ाई, और 2050 तक इससे 50% लोग मायोपिया का शिकार होने वाले हैं। तो ये रिपोर्ट बड़ी खतरनाक है। तो खुद सोचो कि दो आने वाले 50 साल आने वाले 26-27 साल में आपको 50% लोग मायोपिया का शिकार हो जाएंगे। और भारत में क्या स्थिति है, तो भारत में इस तरह के जो रोगी मिलते हैं वो केवल 5% है। अब आप देखिए, मत सोचना कि जी 5% है, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी तो ज्यादा है। आप 100 लगभग 135 करोड़ का 5% निकाल के देखो कि क्या बनेगा।
तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो देखो, यदि आप इसे भाग भी देंगे तो ये हो जाएगा 20 + 140, और आपका तो लगभग 7.7 करोड़ व्यक्ति भारत में भी इससे प्रभावित होंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट रिकवरी का मतलब होता है जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी रिकवरी किस प्रकार से की जाती है। अब देखो, ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना आपका, जरा आप 2022 का पेपर उठाकर देखो, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी हुई है वहां पर, 2022 के पेपर। तो और यदि आपने पेपर नहीं देखा है तो उसका मैंने ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार कंप्लीट मैंने आपका वीडियो उसको अपलोड कर दिया है, 2022 वाला भी, तो उसको देख लेना। और जो 2021 का पेपर हुआ था उसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा संडे में, संडे अर्थात कल ही आपकी वीडियो आने वाली है। तो ध्यान रखना इसका। तो देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यदि वो पूछ ले कि किस तरीके से निकालते हैं, तो लेबर फोर्स अर्थात कुल श्रम बल, और वहां पर वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे ज्यादा जो वर्क करती है कौन सी पॉपुलेशन करती है, वो करती है 15 से लेकर 59 साल के बीच के। इसका मतलब 15 साल से पहले के बच्चे भी क्या होते हैं, वो आश्रित होते हैं, और 59 साल के बाद के जो व्यक्ति होते हैं वो भी आश्रित ही हो जाते हैं, क्योंकि 60 साल की एज में तो व्यक्ति क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, ये माना जाता है। तो इसी वजह से क्या है, इससे हमें भाग देना पड़ेगा जब आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको पता लगेगा। तो 15 वर्ष और 59 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्ति लेबर फोर्स में के पार्ट होते हैं। ये मेन पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट होगा। और मेल का LFPR लो फर्टिलिटी रेट जो होता है वो 67.4%, अर्थात कहने का मतलब ये है कि लेबर फर्टिलिटी जो रेट होता है वो आपका मेल का कितना है, 67.4 है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कमाते हैं सबसे ज्यादा मेल ही कमाते हैं, मतलब 67.4% मेल ही कमाते हैं। अब आप देखो, यदि आप इस डेटा को गौर से देखेंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जैसे फीमेल का LFPR क्या है, 9.4 केवल। अब आप खुद सोचो कि यदि हम फीमेल को भी साथ लेकर चलें, तो देखो दोनों को ही फायदा होगा। दोनों किसको, देश को भी फायदा होगा और स्वयं को भी फायदा होगा। सोचो कि जहां आप मान लो 50,000 कमा रहे थे, और यदि आपकी वाइफ है वो भी कमाना शुरू कर दे, तो क्या होगा, तो आपकी जो इनकम होगी वो भी दुगनी हो जाएगी, और हम जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी अपना सहयोग देना शुरू कर देंगे। दोनों को ही फायदा होगा, अपने आप खुद को भी और देश को भी। इसका इनका जो फीमेल है इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मात्र ही 9.4 है। मान लो यदि हम इसे 50% तक भी ले जाते हैं तो कैसा रहेगा। तो पार्टिसिपेशन जरूरी है, मेल और फीमेल दोनों का। तो फीमेल का इतना कम होने का कारण क्या है, हम देखो फीमेल को कुछ एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी देनी होती है, और ये जो कंपनियां कंपनियां वगैरह होती हैं या निजी कंपनियां होती हैं, वो इतनी सिक्योरिटी देना भी नहीं चाहती। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, तो इतना कम होने का कारण भी आप बता सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, और ज्यादातर जो हिंसा के मामले सामने आते हैं निकल कर, वो फीमेल के खिलाफ ही आते हैं। सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम किस समाज में रह रहे हैं, हम समाज में रह रहे हैं पितृसत्तात्मक समाज में। हमारा समाज ही कैसा है, पितृसत्ता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते चलिए। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे NSO द्वारा कराया जाता है। अर्थात ये जो सर्वे कराया गया है ये किसके द्वारा कराया गया है, NSO द्वारा, अर्थात नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा ये कराया गया है। तो PLFS क्या है, ये होती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। PLFS को ही के लिए अमिताभ कुंडू समिति बनाई गई थी, अर्थात PLFS के सर्वे के लिए ही पहली बार जो समिति बनी थी वो अमिताभ कुंडू समिति बनी थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है आपको। जैसे आपको मैंने पीछे बताया नायक समिति बैंक बोर्ड ब्यूरो के लिए बनी थी, उसी प्रकार से अमिताभ कुंडू समिति PLFS के लिए बनी है। NSO के बारे में भी जान सकते हैं आप। देखो NSO शुरू में NSO नहीं था, इसका मतलब क्या है। देखो 2 मई 1951 को CSI की स्थापना हुई, किसमें, सेंट्रल स्टैटिक इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापना की गई। उसके बाद में 1954 में CSI को CSO के साथ मर्ज कर दिया गया। तो जो CSI बना था ये वाला, यहाँ पर 1954 में CSO के साथ मर्ज कर दिया गया, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, ऑफिस के साथ मर्ज कर दिया गया। उसके बाद में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अर्थात NSSO को, फिर जो इसको मिलाकर NSSO बना को CSO के साथ मर्ज करके इसे NSO में बदल दिया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि NSO जो है वो वास्तव में NSO नहीं है। जैसे नीति आयोग जो है वो वास्तव में नीति आयोग नहीं था शुरू में ही, वो क्या था, वो भी योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के खंडों पर खड़ा हुआ था। ऐसे ये भी है कि ये भी CSI और CSO के खंडों पर खड़ा हुआ है NSO। तो NSO वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है NSO। नेक्स्ट है आपका NHAI। NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो इसने क्या काम करा है, देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। किसके कारण, किसमें? अब देखो एनएचआई क्या, इसका मतलब क्या है, हाईवे बनाने का काम करती है संस्था। तो इसने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिले के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 53 पर एक ही लेन में लगभग 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर कंक्रीट की सड़क बनाने का निर्माण किया है, अर्थात इसी वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा- कोषबद्ध कर दिया गया है। तो इसका पहला काम क्या हुआ है कि इन्होंने 105 घंटे 33 मिनट तक लगातार काम करके 75 किलोमीटर कंक्रीट सड़क का निर्माण किया है। और भारत सरकार की एक स्वायत्त नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी। वर्तमान में चेयरमैन जो है इसके अलका उपाध्याय हैं। तो ध्यान रखना है एनएचएआई की स्थापना कब हुई, 1988 में, और चेयरमैन अलका उपाध्याय। देखो लगभग जितनी भी भारतीय संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को मैं सबको लगभग यहीं पर बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अलग से भारतीय संस्थाओं को स्टैटिक जीके के रूप में न पढ़नी पड़े। क्योंकि हमारा जो पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट करंट अफेयर भी है साथ साथ, एडिटोरियल भी को भी लेकर हम साथ साथ चल रहे हैं, और स्टैटिक जीके को भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। और कहीं कहीं आप तो देखते होंगे कि हिस्ट्री का ही पोर्शन आता है, क्योंकि जो न्यूज में रहता है वो अक्सर यहाँ पर नोट डाउन कर ही लिया जाता है। नेक्स्ट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, भारत का स्थान क्या रहा, पहला स्थान इसमें किस किस का रहा, देखो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो है वो एसडीएसएन के द्वारा जारी की गई, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। कितने देशों को लिया गया है, 163 देशों को शामिल किया गया है। अब आप देखें तो इन 163 देशों में भारत का जो स्थान है वो 121वां है, अर्थात इसे ऐसा देख लो इस तरह से। तो भारत का स्थान 163 देशों में 121वां है, और पिछले साल भारत का स्थान क्या था, पिछले वर्ष भारत का स्थान था 120वां, अर्थात एक रैंकिंग की अभी भी हमारे पास गिरावट आई है आपके इस साल भी। तो भारत का विश्व सतत वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो 121वां। पहला स्थान इसमें फिनलैंड का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है, और तीसरा स्थान इसमें स्वीडन। और इसमें अंतिम अर्थात नीचे से टॉप किसने करा है, तो नीचे से टॉप करा है दक्षिण सूडान ने। कहाँ का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये जो फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, ये सब यूरोप के देश हैं। और यदि फिनलैंड को भी देखेंगे तो फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई देश है। इसी यूरोप में ही स्कैंडिनेवियाई देशों की श्रेणी में आता है आपका फिनलैंड। नेक्स्ट, अग्निपथ योजना। अब इसके बारे में सब जानते ही हैं, काफी आंदोलन भी हुए थे इसको लेकर कि इस तरह की योजना ना लाई जाए, लेकिन होगा तो वो जो सरकार चाहेगी। तो इसी वजह से इसको पढ़ना भी अनिवार्य है, कब से लागू हुई है, क्या क्या काम है, कैसे कैसे इसके काम बनेंगे। देखो इसे 14 जून 2022 को, ये डेट थोड़ा सा याद रखना, कभी वो सीधा ही पूछ ले कि कब लागू किया गया था। तो 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने तीन सेनाओं के लिए, अर्थात आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के सैनिकों की भर्ती के लिए इस योजना की शुरुआत की है। कितने साल तक की जॉब होगी, 4 साल के लिए जॉब दी गई है। और इसमें भी ये भी कहा गया है कि जो आपको कुछ हद तक कुछ व्यक्तियों को जो यहाँ पर अग्निवीर होंगे वो उनको परमानेंट भी किया जाएगा। कैसे कैसे, देखो 90, इनके अनुसार इन्होंने क्या क्या कहा है कि 90 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाएगा, और हर साल 45,000 से 50,000 भर्तियां प्रत्येक वर्ष की जाएंगी, और 25% अग्निवीरों को परमानेंट भी किया जाएगा इसके साथ साथ। और 6 माह का इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इनके जो लिए उम्र पात्र बताई गई है वो 17.5 से 21 वर्ष बताई गई है। तो जो 17.5 से 21 वर्ष के बीच के युवा हैं, युवतियां हैं, वो इसमें पात्र हो सकते हैं। और वेतन कितना मिलेगा, 30,000 से रुपये वेतन मिलेगा, और 40,000 रुपये पर अंत हो जाएगा। और इसमें बीमा कवर भी दिया जाएगा, अर्थात 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया गया है। तो इतना इसके बारे में पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका सीसीपीए। सीसीपीए क्या होता है, तो देखो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा ही गाइडलाइन जारी की गई, किसके लिए, कि देखो होता क्या था कि पहले रेस्टोरेंट में आप खाना वगैरह खाने के लिए जाते थे तो आपको वहां पर सर्विस टैक्स अलग से देना होता था। तो इसी वजह से सीसीपीए ने गाइडलाइन जारी की है कि यदि आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाते हैं या होटल वगैरह में खाना खाते हैं तो वहां पर आपको सर्विस टैक्स देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। किस नियम के अनुसार, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी के अनुसार अब आपको रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए 1915 पर आप कॉल कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई होटल मैनेजर या फिर कोई रेस्टोरेंट मैनेजर इस प्रकार का आपसे सर्विस टैक्स लेता है तो आप 1915 पर कॉल कर सकते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत यह 6 अधिकार देता है। कौन कौन से, राइट टू सेफ्टी, सेफ रखना है, राइट टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट टू चूज, चूज करने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू हियर, सुनने का भी,
और राइट टू सीक रिडेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस भी फैलानी होगी। नेक्स्ट, जनगणना। अब देखो जनगणना क्या है, कैसे होती है, अब आप भली बातें जानते हैं कि जनगणना कब से शुरू हुई, कैसे हुई, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट भी बताऊंगा मैं आपको कि आपने शायद ही आपको ने कभी पहले ना सुने हो। तो देखो इसमें कौन इसको जारी कराता है, तो इसको कंडक्ट जो कराता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस ऑफ इंडिया कराता है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला आता है इसमें भी। और किसके अंतर्गत आती है, होम मिनिस्टर, अर्थात होम मिनिस्ट्री। वर्तमान में होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। तो वर्तमान में अमित शाह जी में होम मिनिस्टर, तो इन्हीं के अंतर्गत ही आती है। और तो भारत की जो जनगणना अधिनियम 1948 में लाया गया था आजादी के बाद, अर्थात जनगणना अधिनियम कब लाया गया, तो आपका 1948 में जनगणना अधिनियम लाया गया था। अब इसके तहत क्या क्या होता है, देखो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन आजादी के बाद की बात करें तो आजादी के बाद की जो जनगणना है ये 7वीं जनगणना है 2011 की। अब जो वर्तमान में चल रही है जनगणना, जो 2021 वाली जनगणना है, उसके आंकड़े अभी आए नहीं है, क्योंकि कुछ तो कोरोना की वजह से भी लेट हो गया था। तो इसी वजह से जो 2011 की जनगणना होगी वो 2021 की जनगणना होगी, वो 16वीं जनगणना होगी और पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। तो देखो जनगणना की यदि हम देखें तो जैसे हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में भी जनगणना का वर्णन मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके साथ साथ जनगणना का वर्णन कहाँ मिलता है, अर्थशास्त्र में भी, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र है, आईने अकबरी में भी जनगणना का वर्णन आपको मिलता है। पहली बार जनगणना कब, देखो पहली बार जनगणना कहने के लिए तो देखो हम 1872 सीधा लगाते थे, लेकिन इससे पहले भी यदि आप चलेंगे तो पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1830 में ढाका में हेनरी वोल्टर ने करवाई थी। था ढाका कहाँ, बांग्लादेश। अब वर्तमान में तो बांग्लादेश में है, लेकिन उस समय क्या था, वो भारत का ही एक अभिन्न था, पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो हेनरी वाल्टर ने करवाई थी, अलग अलग भागों में 1865 से 1872 के बीच कराई गई। मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में भी ये जनगणना कराई जाती रही थी, लेकिन उसके बाद में समय आ जाता है 1872 का, लॉर्ड मेयो ने पहली जनगणना करवाई, लेकिन यह पूरी नहीं हो पाई थी। तो इसी वजह से ये भी यहाँ पर विफल रही। लेकिन 1881 के बाद में नियमित रूप से आज तक जनगणना होती आ रही है। तो इसी वजह से वहां पर जनगणना जो देख रहे हैं हम 2011 की, वो कौन सी जनगणना थी, 15वीं। कितने वर्ष पर होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पर ये जनगणना होती है। लॉर्ड रिपन ने नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ करवाई, लेकिन यह जनगणना डब्ल्यू सी प्लेवेडन ने करवाई। देखो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय ये कहेंगे कि वायस राय कौन था, तो वायस राय था लॉर्ड रिपिन। और जनगणना करवाई किसने थी, तो जनगणना जो करवाई थी वो करवाई थी प्लोविडेन ने, WC प्लोविडेन ने ये जनगणना करवाई थी। ब्रिटिश भारत में जनगणना जम्मू और कश्मीर में नहीं हुई थी, अर्थात उस समय जब 1881 की जनगणना हो रही थी तो ब्रिटिश भारत में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी। तो 16वीं जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, और पहली बार इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को भी काउंट किया जाएगा। अब तक इसमें जो जनगणना होती थी उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को काउंट नहीं किया जाता था, लेकिन अब के ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इसमें काउंट किया जाएगा। 16वीं जनगणना 18 भाषाओं में आयोजित होगी, और 2011 की जनगणना जो थी वो 16 भाषाओं में आयोजित हुई थी। जातिगत जनगणना का डेटा इस बार कलेक्ट नहीं किया जाएगा, अर्थात जाति के रूप में हम जनगणना का जो जनगणना करा रहे हैं वो जनगणना नहीं होगी जाति के रूप में। और डीलिमिशन कमीशन, अर्थात डीलिमिटेशन कमीशन का गठन जो हुआ था जनसंख्या आधार पर 2026 में गठित हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो लोकसभा में सीटें हैं वर्तमान में कितनी है, 550, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन तो समाप्ति हो गई। तो इनकी जो लोकसभा की संख्या जो बढ़ाई जाएगी वो कब बढ़ाई जाएगी, जाकर 2026 में देखा जाएगा जाकर। तो इसी वजह से डीलिमिटेशन कमीशन का जो गठन होगा वो जनसंख्या आधार पर 2026 में किया जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैक मनी, काला धन, जिसे हम काला धन बोलते हैं। अच्छा देखो, यदि आपसे आप पूछा जाए कि जो नोटबंदी हुई थी भारत में वो कब हुई थी, नोटबंदी, तो इसके लिए आप पहली बात ही जानते भी होंगे कि 8 नवंबर 2022 का काला दिन था ये, क्योंकि ब्लैक मनी को रोकने के लिए ही नोटबंदी की गई थी मोदी जी द्वारा। तो ऐसी मनी, ब्लैक मनी होती क्या है, ऐसी मनी जो टैक्स से बचाई जाती है उसी को ही ब्लैक मनी कहा जाता है। जिस पर आप भारत सरकार को टैक्स नहीं देते वो आपकी ब्लैक मनी की श्रेणी में आती है। तो कारण क्या है लाने का, देखो कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 14,820 करोड़ रुपए की कर मांग को बढ़ाते हुए 358 मामले का आकलन किया जा चुका है। अर्थात जो ब्लैक मनी के कारण 358 मामले सामने आए किस किस के पास, और ये भी 358 मामलों में भी कितने करोड़ रुपए की राशि है, 14,820 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर देखने को मिली है। और ब्लैक मनी जमा करने पर, यदि आप ब्लैक मनी जमा करते हैं तो क्या होगा, इससे एक तो ये होगा कि आपको सजा होने से बच जाएगी, कि तो देखो वो गवर्नमेंट ने इसको पूरी ब्लैक मनी को बांट रखा है।
30% टैक्स लिया जाएगा, इतनी भी ब्लैक मनी है। और 33% उपकर लिया जाएगा, जो सेस बोलते हैं जिसको, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। और 10% की पेनल्टी लगती है, तो ये देखो। और बाकी 25% जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मिशन में रखी जाती है, वो बाद में मिलती है आपको। और उसके बाद में जो मनी बचेगी वही आपकी होगी। जैसे 30% का टैक्स लग गया, 10% की पेनल्टी लग गई, तो 40 तो यही हो गया। तो 40 में आप 25 और जोड़ दो, तो 25 में जितना भी जोड़ेंगे, 40 और 25, 65%, तो ये होगा देखो। जब ये 65% को 33% का उपकर लिया जाएगा, उपकर लगता है टैक्स पर, तो 30 का 33% भी निकाल लेना। जितना भी बनेगा वो लगभग कितना बन जाएगा, 9% मान लो। तो 9 और 5, 14, 74% लगभग, 74% लगभग आपकी राशि ऐसे ही चली जाएगी। और बाकी कितनी बची, 26%। तो लगभग 26% के आसपास आपको राशि मिलने वाली है। तो ध्यान रखना है, यदि आप ब्लैक मनी को जमा करते हैं तो कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि आपको सजा नहीं होगी। प्रवर्तन निदेशालय, और प्रवर्तन निदेशालय क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम विश्व स्तर पर किसका है, पीछे बताया था मैंने आपको, एफएटीएफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका कार्य है मनी लॉन्ड्रिंग को, आतंकवाद को फंडिंग करने के लिए, रोकने के लिए, एफएटीएफ का। लेकिन भारत में भी है, तो भारत में किसका कार्य है, प्रवर्तन निदेशालय का। यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, जो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोकने का कार्य करता है। और मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद को बढ़ाने का कार्य करती है। पीएमएलए, पीएमएलए क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लाया गया था, 2002 में। तो पीएमएलए एक्ट जो लाया गया था वो 2002 में लाया गया था। और इसके साथ साथ इसी के तहत ही हेमा कानून होता है, हेमा बोलते हैं इसको हम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कब लाया गया था, 1999 में। और उपयुक्त दोनों, दोनों ईडी मतलब उपयुक्त दोनों कौन कौन से, देखो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पीएमएलए और फेमा, इन दोनों को मिलाकर ईडी का निर्माण किया गया था। ईडी का मतलब होता है एनफोर्स डायरेक्टरेट, एनफोर्स डायरेक्टरेट को ही हम बोलते हैं हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय, ये बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य को कौन करता है, तो एफएटीएफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य को करता है। नेक्स्ट है आपका जीएसटी। तो जीएसटी आप जानते हैं सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। भारत में जितने भी कर थे उनको समाप्त करके भारत में एक ही टैक्स लाने का प्रयास किया गया है, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान में जीएसटी। अब देखो सबसे पहले इसके लिए कौन सी समिति गठित हुई थी जीएसटी के लिए, तो केलकर टास्क फोर्स, केलकर टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया था 2003 में, जीएसटी के लिए किया गया। और इसका जो पहला प्रपोजल था वो 2003 में लाया गया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में 122वां बिल, ये ध्यान रखना है बिल कौन सा था, 122वां। अब देखो बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है, एक्ट बिल तो देखो पास हो सकता है और नहीं भी, और यदि बिल पास हो गया तो वो एक्ट बन जाएगा, और यदि बिल पास नहीं हुआ तो वहीं समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बिल की संख्या एक्ट की संख्या से हमेशा ज्यादा मिलेगी। तो बिल जो 122वां बिल था वो 2014 में लाया गया, लेकिन 2016 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन किया गया। तो देखो यहाँ पर संविधान संशोधन क्या है, 101, बिल कौन सा है, 122वां, क्योंकि बिल कभी कभी पास भी नहीं होते। तो 101वां संविधान, अर्थात ये ऐसा समझ लेना कि 101 रुपए का कन्यादान किया गया था। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब कहाँ रखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 246A में इसे रखा गया है। और 1 जुलाई को ही क्या मनाते हैं हम, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। तो इस प्रकार आपके दिवस में मैंने आपको बहुत सारे कवर कराए हैं, लेकिन एक दिवस का वीडियो मैं अलग से भी आपको लाऊंगा, ताकि वहां पर एक कंप्लीट समग्र आपका अध्ययन किया जा सके। तो देखो जीएसटी संग्रहालय, इसलिए ये न्यूज में था। तो जीएसटी संग्रहालय, हाल ही में जीएसटी संग्रहालय बनाया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गोवा के पणजी में इस संग्रहालय की स्थापना की, और इस संग्रहालय का नाम धरोहर रखा गया है। यह संग्रहालय मांडवी नदी पर होगा, और 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग, जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फा डेंगा के नाम से भी जाना जाता था, इसी में ही बनेगा ये। और हाल ही में 47वीं मीटिंग कहाँ हुई है, तो कुछ जीएसटी की 47वीं मीटिंग चंडीगढ़ में आयोजित हुई है। और इस मीटिंग को किसने चेयर किया था, वित्त मंत्री साहब ने। तो ये वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जी। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने की भी घोषणा की है। अर्थात जो बिना पैकिंग वाले ब्रांड होते हैं उन पर भी अब 5% की जीएसटी लगेगी। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली कोविड रोधी नोजल वैक्सीन जी GCGI की को मंजूरी दी गई। कोविड, तो कोविड जो रोधी नेजल वैक्सीन होती है, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अब तक तो वो जो हम वैक्सीन ले रहे थे, वो वैक्सीन कैसी थी, वो वैक्सीन थी आपकी
इंजेक्शन के द्वारा शरीर में लगाई जाती थी। लेकिन अब जैसे हम पहले से पोलियो ड्रॉप लेते आ रहे हैं, वही 5 साल तक के बच्चों को पोलियो पिलाया जाता, वो भी क्या है, ड्रॉप के माध्यम से पिलाया जाता था। ये भी क्या है, ये नाक से डाली जाएगी। तो नाक से डालने वाली पहली कोविड रोधी वैक्सीन जो होगी वो नोजल वैक्सीन होगी। अब इस नोजल वैक्सीन को आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की मंजूरी मिल गई। और डीसीजीआई क्या होता है? डीसीजीआई होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी जो दी है वो 6 सितंबर 2022 को दे दी थी। और यह भारत की कोविड-19 वायरस के लिए नाक से दिया जाने वाला पहला टीका होगा। और इसका निर्माण किसने किया, ये ध्यान रखना, भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट, यह वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 18 वर्ष से हम कम के बच्चों को दे सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह दुनिया में अपनी किस्म की पहली वैक्सीन है जिसको व्यक्ति की नाक में कुछ बूंदें डालकर कोविड-19 के प्रति सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कंपनी का निर्माण किया जाएगा। देखो किसकी सहायता से, कौन सी किस देश की कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिट बिलिट कंपनी है। बिलिट इलेक्ट्रिक इंक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का निर्माण करने का यहाँ पर प्रावधान किया है, या स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा की है। यह संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। 2 चरणों में बनेगा। देखो पहला चरण, प्रति वर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन की उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू होगा। और दूसरा चरण जो इसका शुरू होगा वो 2024 में शुरू होगा। तो तेलंगाना में जो विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कंपनी जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो तेलंगाना में बनेगी। किसकी सहायता से बनेगी? बिलिट इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा। कहाँ की है कंपनी? अमेरिका की। इतना ध्यान रखना है आपको। बिलिट वर्तमान में अपने तिपहिया वाहनों के निर्माण के लिए हैदराबाद स्थित गयाम मोटर्स वर्कर के साथ एक विशेष विनिर्माण साझेदारी के माध्यम से संचालित होती है। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति। क्या होती है मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन, अर्थात महंगाई। तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? देखो, मुद्रास्फीति से अभिप्राय दैनिक जीवन में लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं से, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, मनोरंजन, परिवहन इत्यादि की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि से है। और भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो मुख्य सूचकांकों द्वारा मापा जाता है। एक तो होता है आपका सीपीआई, एक होता है आपका डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसे बोलते हैं हम थोक मूल्य सूचकांक। और दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे बोलते हैं हम सीपीआई। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये होता है आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। जैसे डब्ल्यूपीआई क्या करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो क्या है, ये जो होता है, जो हम वस्तुएं खरीदते हैं थोक मूल्य पर, जो वस्तु खरीदते हैं उसका आकलन करता है। तो थोक के स्तर पर सामानों की कीमतों का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक भारत में व्यापारियों द्वारा थोक में बेचे गए सामानों की कीमत में बदलाव को मापता है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला मुद्रास्फीतिक संकेतक है। तो अर्थात सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है कौन? डब्ल्यूपीआई। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्धतम रूप कौन नापता है? वो सीपीआई नापता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यह सूचकांक, इस सूचकांक की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह जनता थोक मूल्य पर उत्पादन नहीं खरीदती। अर्थात एक व्यापारी ही थोक मूल्य पर दूसरे व्यापारी से सामान खरीदता है, लेकिन जनता नहीं खरीदती। जनता किसके तहत खरीदती है? जनता खरीदती है सीपीआई के तहत। तो वर्ष 2017 में भारत के लिए डब्ल्यूपीआई का जो आधार वर्ष माना गया था वो 2005 है, लेकिन वर्तमान में इसे संशोधित कर दिया गया। अब ये नहीं है, जो आधार वर्ष चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है। अब देखो आधार वर्ष क्या होता है, वो कभी मौका लगेगा तो आपको इकोनॉमिक्स से बताया जाएगा। बस इतना समझ लो कि वर्तमान में जो आधार वर्ष चल रहा है वो 2011-12 का चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वरना लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाएगा। अब देखो सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। अब जो खुदरा व्यापारी के आधार पर मूल्य में हुए परिवर्तन को मापता है, ये जनता के लिए अच्छा होता है। और इसी से ये कह लो कि क्लियरिटी आती है, और सही डाटा जो निकल कर आता है वो सीपीआई के द्वारा ही निकल कर आता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, ध्यान रखना किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं को, जैसे भोजन है, चिकित्सा है, देखभाल है, शिक्षा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है इत्यादि की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिन्हें भारतीय उपभोक्ता उपयोग के लिए खरीदते हैं। अर्थात जब कस्टमर स्वयं अपने लिए खरीदता है तो उसके लिए नापा जाता है ये। इसके कई उप समूह हैं जिनमें
खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन, प्रकाश, आवास, कपड़े, बिस्तर, जूते इत्यादि इसमें ही शामिल होते हैं। मतलब जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो सीपीआई के ही अंतर्गत आती हैं। और सीपीआई जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, इसे हम आईडब्ल्यू बोलते हैं, अर्थात औद्योगिक श्रमिक। एक होता है कृषि मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबर, इसे एएल बोलते हैं। फिर होता है ग्रामीण मजदूर, जो रूरल लेबर होता है, उसे आरएल बोलते हैं। और ग्रामीण या शहरी संयुक्त संयुक्त रूप से होता है, अलग अलग देखा हमने, पर आप ग्रामीण और शहरी भी संयुक्त रूप से यहाँ पर देख सकते हैं सीपीआई। इनमें से प्रथम तीन का मतलब ये है कि जो औद्योगिक है, कृषि है और जो ग्रामीण है। प्रथम तीन जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम के ब्यूरो द्वारा संकलित किए जाते हैं। और जबकि जो चौथा है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों का है, वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत लाए जाते हैं और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2016। ये ध्यान रखना है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई बना है वो का सीपीआई का आधार वर्ष 2016 है। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो माना गया है वो 1986-87 माना गया है। तो डिटेल के साथ देखना है तो उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन कर देगा वरना। तो डब्ल्यूपीआई में तो कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष सीधा सीधा 2011 और 12 का, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन आ जाता है सीपीआई में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। उद्योगों के लिए 2016 और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1986 से 87 माना गया है। मौद्रिक नीति समिति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुद्रास्फीति की रेंज जो रखना चाहती है, अर्थात वो जो होती है वो +- 2% होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, +-2 का प्रतिशत का मतलब ये है कि ना तो आप इसे +-2 रखेंगे तो एक तरीके से ये ना तो ये 6% से ऊपर जानी चाहिए और ना ही एक तरीके से 4% से नीचे आनी चाहिए। तो इसके बीच में झूलना चाहिए, +-2, माइनस हो गया तो 4 तक, प्लस हो गया तो 6 तक। अब आप खुद देख रहे हैं कि जो हमारा रुपी है वो दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है और वर्तमान में रुपी जो $1 की कीमत है वो लगभग 81 के आसपास मान सकते हैं आप। तो बहुत ही ज्यादा कमजोरी की स्थिति में, लेकिन फिर भी ये रिकवर कर रहा है हमारा रुपी, क्योंकि 82 तक पहुंच गया था। और आप हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां तो कुछ स्थिति और ही हो रही है, लगभग 200 के आसपास डॉलर जा रहा है। तो थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है आप लोगों को यहाँ पर। अब देखो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अंतर क्या है? उत्पादन स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है डब्ल्यूपीआई, और जो सीपीआई है उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को मापता है। दूसरा है, देखो इसको याद रखना चाहे रख लेना, क्योंकि मेंस का पॉइंट बनता है ज्यादातर बस। सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं मापता, सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। विनिर्मित वस्तुओं को भार अधिक दिया जाता है, जबकि खाद्य पदार्थों को अधिक वेटेज दिया जाता है या अधिक भार दिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में डब्ल्यूएमओ। तो किसकी एजेंसी है? यूनाइटेड नेशन अर्थात यूएनओ की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसकी स्थापना 1873 में की गई थी, वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो कब हुई स्थापना? 1873 में। कौन सा सम्मेलन था? तो वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल सम्मेलन के दौरान हुई थी। जैसे आपसे कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में हुई, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। उसी प्रकार से डब्ल्यूएमओ की स्थापना वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन के तहत की गई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वो कार्य क्या है? डेडिकेटेड टू मेट्रोलॉजिकल वेदर, मौसम के बारे में जानकारी देती है, जलवायु के बारे में जानकारी देता है और जल के बारे में ये जानकारी देता है। इसके द्वारा देखो डब्ल्यूएमओ के द्वारा जारी रिपोर्ट कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। देखो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है। स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट वो भी इसी के द्वारा ही जारी की जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में होगा। अच्छा, तो काशी कहाँ है? वाराणसी में। तमिल, ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, जो तमिल संगम में आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में। तो इन्हीं का आयोजन किया जा रहा है संयुक्त रूप से, कहाँ? वाराणसी में। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम का काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया है। और इसे कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? अब आप सोचेंगे कि यार इसे तो पर्यटन मंत्रालय आयोजित करा रहा होगा, लेकिन नहीं, इसे आप ध्यान रखना, एजुकेशन मंत्रालय अर्थात शिक्षा मंत्रालय ही इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास और बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दोनों मिलकर इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री, स्टैटिक जीके का पार्ट होगा आपका। 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। 1961 से 63 तक भारत के छठे गृह मंत्री रहे। और इन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी
विकास बोर्ड की स्थापना इन्होंने ही करवाई। 1965 में हरित क्रांति को बढ़ावा इन्होंने ही दिया। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। और 1966 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनके स्मारक को हम किस नाम से जानते हैं? विजय घाट। तो इनके स्मारक को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट होगा और हिस्ट्री से रिलेट करेगा। असम के महान युद्ध नायक लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई। तो देखो, करंट से भी रिलेट करेगा और हिस्ट्री से भी। इसमें अच्छे खासे आपको फैक्ट जानने को मिलेंगे। जैसे देखते हैं ना आप, हिस्ट्री में कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, बिना सिर पैर वाला वो नहीं होता तो सवाल, अक्सर वो न्यूज में होता है। इसी वजह से वहां से सवाल उठने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे देखो, जो लचित बोरफुकन है, उनका जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर 1622 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 25 अप्रैल 1672 ईस्वी को हुई थी। अब जो मुगलों से जो युद्ध होता है इन लोगों का, वो अहम भूमिका जो निभाई थी वो लचित बोरफुकन के द्वारा ही निभाई गई थी। अब देखो, अल्लाह बाई का युद्ध, तो अल्लाह बाई का युद्ध मुगल और अहोम किंगडम के बीच हुआ था। तो अहोम कहाँ है? असम में। अहोम किंगडम के बीच हुआ, जिसमें मुगल जीत जाते हैं, पहली बार में मुगल जीत गए। सराय घाट का युद्ध के अहोमों ने इनके ही नेतृत्व में 1671 में मुगल सेना को पराजित किया था। अर्थात लचित बोरफुकन के नेतृत्व में ही सराय घाट के युद्ध में इन्होंने मुगल सेना को पराजित कर दिया था। इनके नाम पर ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में पुरस्कार भी दिया जाता है। अर्थात जो हमारा एनडीए होता है, उसमें भी इन्हीं के नाम पर, किसके? लचित बोरफुकन के नाम पर ही पुरस्कार भी दिया जाता है। अहोम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो अहोम वंश की स्थापना 1228 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। और इस वंश की स्थापना की किसने थी? तो चालुंग सुकपा ने की थी। तो पूछ ले कि अहोम वंश की स्थापना किसने की थी? तो अहोम वंश की स्थापना चालुंग सुकपा ने की थी। और मुगल अहोम युद्ध 1615 में प्रारंभ हुआ और बार बार होता रहा। और 1826 में यदुबुर की संधि के तहत, तो यदुबुर की संधि कब हुई थी ये भी ध्यान रखना है। 1826 में हुई थी। किस किस के बीच? अहोम साम्राज्य और ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों के बीच हुई थी, या ये कह लो ईआईसी के बीच हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। और इसी में ही क्या हुआ था? अहोम साम्राज्य को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंट्रीज फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। अर्थात देखो, भारत में कितने लोग आत्महत्या करते हैं, इसके बारे में रिपोर्ट जारी करती है। तो भारत में पहली बार ऐसी पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। ऐसी पॉलिसी जिसमें व्यक्ति आत्महत्या ना करे, उसकी रोकथाम के लिए इस प्रकार का एक्ट लाने के यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने का के लिए समयबद्ध कार्य योजनाओं को बहुक्षेत्रीय सहयोग से के साथ अब देश में अपनी तरह की पहली बहुक्षेत्रीय सहयोग के साथ देश में अपनी पहली तरह का क्या कर दिया? पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई है। तो 2022 में पहली आत्महत्या रणनीति की रोकथाम की यहाँ पर योजना की गई। और इसका ये उद्देश्य होगा कि 2030 तक जो सुसाइड व्यक्ति करते हैं उनमें 10% की कमी लानी है। सभी, अभी काम क्या है? देखो, काम कैसे करेगी कि सभी जिलों में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी आने वाले 5 वर्ष में। 2021 में देखो 42,004 लोगों ने आत्महत्या की थी। ये जो है, ये समूचे विश्व का डेटा है आपका। समूचे विश्व में यदि आप देखे जाएंगे तो इतने इतने लोगों ने यहाँ पर आत्महत्या की। और 2021 में 6.6% किसानों ने आत्महत्या की थी। बेरोजगार व्यक्तियों ने 12.38% ने आत्महत्या की थी। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेटा निकल कर आया। अर्थात महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 13.5% लोगों ने आत्महत्या की। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है और फिर तीसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश में। ये आत्महत्या के केस निकलकर सामने आए थे। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 2840 आत्महत्याओं के केस निकलकर सामने आए। तो डेटा बड़ा चौंकाने वाला है। नेक्स्ट है सुसाइड रेट बाई एनसीआरबी। अर्थात एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो जितने भी सुसाइड रेट होते हैं या एनसीआरबी का डेटा जो जारी करती है, वो कौन जारी करती है? एनसीआरबी का जो डेटा जारी करती है वो आपकी एक तरीके से एनसीआरबी ही जारी करती है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद देश में आत्महत्या से मरने वालों में जो झाड़ी वाले मजदूर होते हैं, जो जो दैनिक मजदूरी वाले होते हैं, व्यक्ति होते हैं, हिस्सेदारी में पहली बार तिमाही के आंकड़े को पर की गई है। इसकी जो आंकड़े पर आकलन किया गया है वो पहली बार तिमाही आंकड़ों पर किया गया है। 2021 के दौरान 16,403 आत्म पीड़ित दैनिक वेतनभोगी थे, जिन्होंने जो पीड़ित थे, आत्महत्या से जो पीड़ित थे, जिन्होंने आत्महत्या की है, वो 16,403 वेतन जो दैनिक एक तरीके से ये समझ लो कि जो दैनिक वेतनभोगी थे उन्होंने आत्महत्या की है सबसे ज्यादा 2021 में। किसके अनुसार? एनसीआरबी के अनुसार। रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध, आत्महत्या और अपराध दरें आंकड़े भी बढ़े हैं।
अब महिलाओं के खिलाफ देखो, क्राइम में अधिकतर क्राइम महिला के खिलाफ किसने किया है? या तो उसके पति ने किया है या फिर उसके किसी सगे संबंधी ने किया है। और महिला के खिलाफ 64.5% 2021 में मामले दर्ज किए गए थे, जबकि महिला के खिलाफ 31.8% क्राइम किसके द्वारा किया गया है? तो 64.5% में भी 31.8% क्राइम जो किया गया है तो उसके पति के द्वारा या उनके संबंधियों के द्वारा किया जाता है। और 20.8% महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जाती है। 7.6 महिलाओं के साथ किडनैपिंग और छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए गए। और 7.4 महिलाओं के साथ रेप किया जाता है। सबसे ज्यादा केस कहाँ है? ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा केस आपको असम में देखने को मिलेंगे, इसके बाद उड़ीसा में, फिर हरियाणा में और फिर तेलंगाना, और उसके बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं। 2021 में सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए थे, 21 की बात कर रहा है वो। और नागालैंड में सबसे कम निकलकर सामने आए थे। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे ज्यादा केस निकल कर आए। और आईपीसी इंडियन जो आपका पीनल कोड होता है, आईपीसी क्राइम रेट 2021 में इतने मामले दर्ज किए गए, टोटल मामले जो दर्ज हुए हैं वो आप ये लगा लो कि 2,89,045 मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। चेन्नई और कोयम्बटूर में सबसे कम क्राइम रेट है। और देखो डोमेस्टिक, इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, ये मेंस का पॉइंट होगा आपका। डोमेस्टिक वायलेंस और डोबरी टैक्स कितनी होती है, अर्थात जो घरेलू हिंसा होती है और जो दहेज उत्पीड़न होता है वो कितना ज्यादा होता है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो घरेलू हिंसा में 2021 में 0.1% केस निकल कर आए। और सबसे ज्यादा केस कहाँ है? केरल में, इस तरह के घरेलू हिंसा से संबंधित। और सबसे ज्यादा केस जो बने हैं वो 6,579 2021 में उत्तर प्रदेश में और बिहार में ही दर्ज किए गए थे। 6.6% के 2021 में किसानों ने आत्महत्या की थी, पीछे भी मैं बता चुका हूँ। और आत्महत्या के कारण क्या होते हैं? देखो, जो 33% जो आत्महत्याएं होती हैं वो पारिवारिक समस्या के कारण होती हैं। 4.8% जो होते हैं वो शादी से संबंधित समस्या होती है, इसमें आत्महत्या कर लेते हैं लोग बाग। और 18.6% से बीमारी के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो देखो, एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी, ये ध्यान रखना। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1977-81 के बीच, और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स 1985 की सिफारिशों के आधार पर ही इसकी स्थापना की गई थी। एमएचए टास्क फोर्स 1985 में गठित की गई थी। नेक्स्ट है आपका नेशनल पुलिस कमीशन 1977 में लाया गया। इसी के मर्ज कराकर इसके अंतर्गत ही किस किस को रख दिया गया? देखो, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर डीसीपीसी को रखा गया। इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच ऑफ सीबीआई को भी इसी के अंतर्गत रखा गया। और सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ सीबीआई, तो इसको भी इसी के अंतर्गत रख दिया गया। किसके अंतर्गत? एनसीआरबी के अंतर्गत। अब देखो, एनसीआरबी द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। एक तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इंडिया रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है। रीजन स्टैटिक्स रिपोर्ट वो भी इसी के द्वारा ही की जाती है। ये भी आपका मेंस का पॉइंट ही बनेगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। अब देखो, आई टी यू टू में पिछली बार दोनों में, प्री में भी और मेंस में भी दोनों में सवाल पूछे गए थे, पीसीएस में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, आई टी यू टू में कौन होते हैं? दो तो आई वाले देश होंगे और दो यू वाले, जैसे आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल, और यू फॉर यूएसए, और यू फॉर यूएई, यूएसए और यूपी। तो इसका मतलब आई टू यू टू में कौन कौन से देश शामिल हैं? आई टू यू टू में इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका देश शामिल हैं। एशिया का इसे क्वाड भी कहा जाता है। जैसे एशिया में क्वाड क्या है? क्वाड में भी तो चार ही मेंबर है। वहां पर कौन है? वहां पर जापान, यूएसए, इंडिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पर है क्वाड में। क्वाड की स्थापना 2016 में हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। और आई टी यू टू की स्थापना 2022 में हुई है। भारत और यूएई के तहत खाद्य सुरक्षा सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए आपसी हित के सामान्य क्षेत्रों पर चर्चा करना है। सहयोग के 6 क्षेत्र हैं इसमें। कौन कौन से सहयोग के 6 क्षेत्र हैं? एक तो जल है, ऊर्जा है, परिवहन है, अंतरिक्ष है, स्वास्थ्य है और खाद्य सुरक्षा को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। भारत के लिए इस संगठन का महत्व क्या है? पश्चिमी हिंद महासागर में अधिक जुड़ाव, पश्चिम एशिया में रणनीतिक बाजारों तक पहुंच की सुविधा करना है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ये आपका लास्ट होगा इसमें। तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के तहत होता है, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय गोकुल रत्न अवार्ड। किसके द्वारा दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? देखो, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने एनजीआरए 2022 की घोषणा की है। एनजीआरए मतलब नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड की घोषणा की है। एनजीआरए पशुधन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, देसी मवेशी और भैंस की नस्लों के लिए।
सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान और तकनीशियन के लिए। फिर आपका सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन के लिए। और पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन देसी नस्ल के विकास संरक्षण के लिए दिया जाता है, के लिए प्रदान किया जाता है। और 2022 का यह पुरस्कार किसान सहकारी समिति को दिया गया है। पर इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गोकुल जो आपका पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो किसान सहकारी समिति को दिया गया है। ये तो हो जाता है आपका देखो लेक्चर नंबर 5, या आपका डे जो था हमारा वो 5। तो देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट वाली पीडीएफ की मैंने आपसे बात की है वो आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड हो जाएगी। और यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।